हेलो एवरीवन। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको कंटेंट जो प्रीव्यू वाला है वो देख के समझ आ गया होगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग है, मूव करते हैं। देखिए ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है कि चार्ज होता है। अगर चार्ज कहीं पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो उसके आसपास का जो है वो फील्ड है उसका, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मैग्नेटिक, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटोस्टैट्स की। तो उसमें क्या होता है कि अगर करंट है, फॉर एग्जांपल किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ये लूप है, इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों, लूप के चारों। ठीक है। सो फिलहाल हमें लूप पे नहीं जाना, करंट पे नहीं जाना, फिलहाल हमें चार्ज की बातें करनी है। तो मूव करते हैं। देखिए ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि सन जो है वो स्टेशनरी है बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग। सो नेक्स्ट है अपना स्टेशनरी चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। क्या बनाता है आपका? फील्ड बनाता है उसके चारों ओर का, जो उसका जो स्ट्रेंथ एरिया है वो फील्ड है उसका। ठीक है। कैसे होता है ये देखते हैं हम। ठीक है। तो चार्ज मान लिया, फॉर एग्जांपल हम जो कॉमन यूज़ करते हैं, तो अगर कोई हम चार्ज ले रहे हैं तो स्मॉल क्यू डिनोट करते हैं, एंड कोई अगर टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो क्यू नोट डिनोट करते हैं। देखिए एक ध्यान देने की चीज़ ये है, आप ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप जो सिंबल लेते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गलती होती है। फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अपन क्यू नोट से लेते हैं। और अगर वो कहता है कि यूनिट टेस्ट चार्ज, सॉरी यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, देन यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब होता है क्यू नोट की जो वैल्यू है वो +1 कूलम्ब है। सबको पता होता है कि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम्ब है। ठीक है। तो मूव करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है +Q, एक चार्ज टेस्ट चार्ज हम इसके पास लेके आते हैं। ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं, इसके पास लेके आ रहे हैं, तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये जो चार्ज रखा हुआ था +Q, उसके आसपास एक फील्ड होता है। जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसके आसपास एक फील्ड होता है। ये दोनों फील्ड आपस में ओवरलैप करते हैं एंड हम एक्सपीरियंस फोर्स करते हैं। ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, चार्ज के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अट्रैक्टिव भी फील कर सकते हो, रिपल्सिव भी फील कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये सबको पता है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने वाला वेक्टर होता है, जैसे कि फोर्स आपका एक वेक्टर है, क्योंकि फोर्स के लिए दोनों आपको चाहिए होते हैं, आपको डायरेक्शन भी चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। लेकिन चार्ज के लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स चार्ज जो है कंजर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा ये देखिए नेट चार्ज जो है वो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन क्या होता है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है, जो बंडल होते हैं, पैकेट जिन्हें बोलते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो NH न्यू की टर्म में ही होती है हमेशा। मीन्स इंटीजर टाइम्स H न्यू, मीन्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। मीन्स ये कभी भी, ये जो वैल्यू है ये कभी भी फ्रिक्शन में नहीं आएगी। सेम मैनर में चार्ज की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है। कभी भी फ्रिक्शन नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखिए, कूलम्ब्स लॉ जो हम समझते हैं, जो हम समझाते हैं हर किसी को, वो ऐसे समझाते हैं कि जो अर्थ है और जो सन है, सन अगर सेंटर पे है, अर्थ उसके चारों ओर मूव कर रही है, तो एक उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F=C m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका r²। ठीक है, लेकिन ये केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ध्यान देना है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन कूलम्ब्स फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, दो चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, तो उनके जो बीच का फोर्स है वो K Q2 अपॉन r²। मैंने यहाँ एक डैश चार्ज ले रखा है Q0, इसलिए K Q0 अपॉन r² उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, K जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू होती है 1/4πε0। अच्छा, होता क्या है, देखिए, अगर मैं कहूँ कि टेस्ट चार्ज जो है वो यूनिट मीन्स टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q0 की वैल्यू 1 कूलम्ब पे, तो F की वैल्यू कितनी हुई? F=1/4πε0 टाइम Q/r²। ठीक है, देन आप देखिए, अगर मैं दो चार्ज अलग अलग ले लूँ, जो कि हमारी बुक्स में अक्सर देखा जाता है कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, हार्ड डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, अब मान लिया कि डिस्टेंस वेक्टर इधर है। ठीक है, तो F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, दैट इज 1/4πε0। ये आपका कांस्टेंट फैक्टर है, अगर आप यहाँ के भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए Q1 Q2 अपॉन r²। F21 जो कि सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, सेम होगा। ठीक है, अब चेंज कहाँ आएगा? चेंज आता है जब आप वेक्टर नोटेशन लिखते हो। ठीक है, अभी लिखेंगे हम, तब देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब एक चीज़ 11th में सिखाई जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है, हम यूनिट निकालना नहीं सीख पाते अच्छे से, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली उस फॉर्मूले को रीजनरेट करना होता है जहाँ से आप निकालना ट्राई करो। जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो ε0 होती है। ठीक है, फ्री स्पेस की ध्यान देना है, फ्री स्पेस की, मीडियम के लिए अलग है। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी μ0 है। अब μ0 की डायमेंशन अगर मुझे निकालनी है या फिर यूनिट अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, अब देखिए, यूनिट के लिए फॉर्मूला हमें पता है, F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, μ0 को बाहर किया, μ0 का हमने देखा क्या 1/4π Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए, ये कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती तो इसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली। यूनिट किसकी होगी? केवल आप यूनिट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैं ऐसे लिखता हूँ, यूनिट किसकी होगी? यूनिट होगी चार्ज की। ऊपर कितने चार्ज है? तो कूलम इनटू कूलम। नीचे क्या है? नीचे है आपका फोर्स की अगर मैं CGS में ही चल रहा हूँ या MKS में ही चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिलहाल मैं MKS में चल रहा हूँ या ऐसा यूनिट सिस्टम जिसको कहते हैं उसमें चल रहा हूँ, तो वहाँ पे फोर्स की है न्यूटन एंड डिस्टेंस की है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? यूनिट होगी आपकी ε0 की कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपको ऐसे निकालनी होती है। अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ε0 की जो फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, आप ये वैल्यू तो याद नहीं करोगे इतनी बड़ी, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए एक अल्टरनेट है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 होती है। अब आप यहाँ से ε0 निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका इजीली क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर नीचे लाओ, 1/4π × 9 × 10⁻9। सिंपली ये कैलकुलेशन आपको करनी है एंड आपकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जरूरी नहीं है फ्री स्पेस हो। फ्री स्पेस को देखिए, फ्री स्पेस के साथ एक और वर्ड यूज करते हैं, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम और फ्री स्पेस सेम हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो अलग एक पॉइंट है, लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर फ्री स्पेस है मीन्स एयर है। ठीक है, तो हम लेते हैं नोट नीचे, कोई भी टर्म अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे परमिटिविटी देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए नोट लेंगे, ε0।
ठीक है। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो हम लेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन आर उस मीडियम की परमिटिविटी होगी, एप्सिलॉन नॉट उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी। देन आपको एक कंप्लीट उस मीडियम में परमिटिविटी कितनी है उसका पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए अभी तक हमने देखा कि दो चार्ज पे फोर्स कैसे होता है। हो सकता है कि मल्टीपल चार्जेस पे फोर्स हमें देखना है, और इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मूव करते हैं। देखिए बहुत ईजी है समझना, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक समझ आएंगी ये बातें। देखिए मान लिया सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है। ये यहाँ पे पुट है सेंटर पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे दूर दूर कुछ चार्जेस रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक R2 डिस्टेंस पे Q2 रखा है, R3 डिस्टेंस पे Q3 रखा है, Rn डिस्टेंस पे Qn रखा है। देखिए मैंने लिया है R21 मीन्स 2 से 1 तक की डिस्टेंस, R31 3 से 1 तक की डिस्टेंस, Rn1 n से 1 तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स भी होगा। देखिए पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस अगर दो हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मीन्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और अगर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में फोर्स होती है। अब देखिए यहाँ Q2 की वजह से F12 यहाँ आएगा बाहर की ओर, Q3 की वजह से F13 यहाँ लिया हमने बाहर की ओर, एंड Qn की वजह से F11 बाहर की ओर, ठीक है। मूव करते हैं आगे। देखिए अब एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझने वाली है कि स्टेटमेंट आपको ना लिखने होते हैं, आपको थ्योरी स्टार्टिंग में देनी होती है। आप कोई भी आर्टिकल कर रहे हैं या कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक का, तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में ब्रीफ देना होता है। उससे क्या होता है, एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है और मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, force on any charge due to other charges in vector is vector sum of all the forces on that charge due to other charges। ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन है कि जो एक्चुअल फोर्स है वो सारे फोर्स का सम है जितने भी उस चार्ज पे लगे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इस चार्ज पे 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इन सब का सम एक्चुअल फोर्स होगा जो ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। मूव करते हैं, कैसे करना है। देखिए कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस इन डिस्क्रीट मैनर। ध्यान देना है डिस्क्रीट मैनर, कॉन्टिन्यूस मैनर नहीं लेते क्योंकि फिर आपकी डिस्टेंस और चार्ज सेम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चार्ज है 1 पे, 1 चार्ज जो है उसके ऊपर जो फोर्स है वो F12 F13 F14 एंड सो ऑन F1n इन सब के सम के बराबर होता है। ये आपका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। थोड़ा और हमें निकालना पता ही है कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं सीधा। 1 2 पे कैसे लिखेंगे, 1 2 1 तक है R², ये यूनिट वेक्टर हो गया उसका, ये यूनिट वेक्टर नेक्स्ट का, ये यूनिट वेक्टर लास्ट का, ठीक है। F13 F1n सिंपली हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया। यहाँ देखिए हमने F1 सभी को ऐड कर दिया। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए ये आपके यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं कुछ, जैसे Q1 कॉमन आने वाला है, ठीक है। Q1 कॉमन आने वाला है, ठीक है। Q2 नहीं आएगा, Q3 नहीं आएगा, Qn नहीं आएगा, है ना। अब देखिए Q1 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, अपॉन 4πε0 आ गया। लेकिन अब कुछ टर्म्स हैं जो केवल नंबर में चेंज आ रही हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब सम करते हैं तो हम समीशन लगाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये सम का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अब हम सम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सम इन सब टर्म्स का। ये जो हमारी
रिमेनिंग बची हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमने क्यू आई अपॉन RI1 का स्क्वायर RI1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगा 2 से n तक तो मेरी यही इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मीन्स ये जो इतनी बड़ी कहानी थी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका हमने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये फोर्स तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होता है, लेकिन हो सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक रोड है, इस रोड के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और एक कॉइन है। ठीक है, मान लिया कॉइन है, मान लिया 1 रुपये का कॉइन है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दोनों की सिमेट्री अलग अलग है, तो हमें अब ये देखना है कि हर किसी सिमेट्री में कैसे हम चार्ज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं, पहला हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी आपको सबको पता है, डेंसिटी जो होती है किसी भी चीज़ की वो क्या होती थी, वो होती थी मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम में रखा हुआ है, इस बात को हम डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ मास तो है नहीं, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका है चार्ज, और यहाँ वॉल्यूम भी। अगर आप अलग सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम। भाई एक वायर है उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो वॉल्यूम तो नहीं है ना, वायर वॉल्यूम कंटेन नहीं कर रहा वायर। ठीक है, तो कैसे उसको लेते हैं हम वो देखिए। ठीक है, तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया एक लाइन है या एक वायर है, उसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिनोट, यहाँ पे पहले इसको समझिए। ठीक है, देखिए ये मेरी एक्सेस है, एक्स वाई एंड जेड, नॉर्मली यही हम लेते हैं। एक वायर है जो कि एल लेंथ का है, मैंने केवल एक स्मॉल एलिमेंट DL ट्रीट किया है। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के लिए कि स्मॉल एलिमेंट ही क्यों करते हैं। देखिए हमारे पास 2 स्पेशल टूल हैं, एक हमारे पास होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, एक होता है इंटीग्रेशन। ये दोनों ऐसे टूल हैं मैथमेटिक्स के जहाँ से हम सब कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट का लेते हैं। मान लिया एक वायर है, उसका इतना सा एलिमेंट हमने उठाया और उसके बाद हमने इतने एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन की, इंटीग्रेट कर दिया, पूरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम स्मॉल चार्ज लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ आपका एक चार्ज है, एक वायर है जिस पर चार्ज है। ठीक है, मान लिया वायर की लेंथ L है और स्मॉल एलिमेंट DL ले लिया। अब देखिए एक अनदर चार्ज है जो कि फील कर पा रहा है Q0। ठीक है, अब यहाँ से मान लिया कि ये R डिस्टेंस है, वेक्टर डिस्टेंस है, ये R1 है और ये R0 है। अब देखिए क्या हुआ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितनी हो गई, dQ/dl, और यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर। मीटर क्यों हो गई, क्योंकि DL है, एक लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, एंड चार्ज कूलम। ठीक है, तो ये आपका लिए फॉर्मूला एक हो गया, लैम्डा इक्वल टू Q/L। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली मानूँ, कैसे मानूँ, हम अगर माने कि ये हमारी ये कंडीशन है। ठीक है, जो भी हमने देखी। नेक्स्ट फोर्स कितना है, फोर्स है Q1 Q2 अपॉन दिस, ये हो गया। अब देखिए फोर्स हमने क्या किया, हमने Q0 को तो बाहर लिया जो कि हमारा टेस्ट चार्ज था। ठीक है, Q1 को यहीं रहने दिया और Q1 को निकाला हमने लैम्डा से। लैम्डा क्या था, dQ/dl। तो यहाँ से अपना dQ कितना आ गया, लैम्डा इंटू DL। ठीक है, तो हमने लैम्डा इंटू DL कर दिया। हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए DL के लिए लिया था, लेकिन हमने जब इंटीग्रेट कर दिया लेंथ के लिए तो हमारे पास में कंप्लीट वायर का एक वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए वायर के लिए कर लिया, मैंने बोला था आपको कि कोइन के लिए जब होगा तो सरफेस होगा। क्यों, क्योंकि कोइन सरफेस होता है, ये सर्कल है तो सरफेस है। ठीक है, जैसे ये कोइन है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सेम डेफिनेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए डिनोट करते हैं हम सिग्मा से।
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। स्मॉल ए लो, कैपिटल ए लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एरिया को हम कैपिटल ए से भी ले लेते हैं, स्मॉल ए से भी हम ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो आने वाला नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा 11th में आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं आने वाला, तो ए से हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट आपको पता ही है सबको कि अगर कोई एक क्यूब है, एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो दोनों के लिए मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई, ठीक है। अब सेम हम अगर देखें तो एक अगर मैंने पन्नी मानी या एक सरफेस माना, ठीक है, उसके ऊपर सेम कंडीशन लगाई कि एक चार्ज रखा हुआ है, ये अनदर चार्ज है, डैश चार्ज, जो फील कर पा रहा है, ठीक है, फोर्स की फील कर पा रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस पे है, कुछ ये डिस्टेंस पे है, कुछ ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन R12 R21, ठीक है, यूनिट वेक्टर। देखिए एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप वेक्टर में कर रहे हैं, जैसे मैंने वेक्टर में किया, तो आपको यूनिट वेक्टर दिखाना होगा, क्योंकि आप यहाँ कोई भी वेक्टर नहीं दिखा रहे, आपको वेक्टर बराबर करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप वेक्टर में नहीं कर रहे तो इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, आप सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये R12 दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपली R दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से वही कि हमने डैश चार्ज मान लिया Q2 था, Q2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। सिग्मा क्या था अपने पास, सिग्मा था डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है, सरफेस चार्ज, एंड डी क्यू कितना हुआ, डी क्यू हुआ आपका सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। तो डी क्यू की जगह हमने रख दिया सिंपली सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। और ये हमारे पास हमने कंप्लीट सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, और ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी सेम है। अब क्या हुआ, देखिए दो केस हमने कर लिए, वायर का केस कर लिया और सरफेस का केस कर लिया। अब हमारे पास है कि कोई एक क्यूब हो जाए, क्यूब के अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्यूब के अंदर चार्ज रखा हुआ है, मतलब कोई एक क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी सेम डेफिनेशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है। अब सेम यूनिट क्या हुई इसकी, यूनिट देखो कूलम चार्ज की एंड वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कोई एक डैश चार्ज, फिर से वही सेम कंडीशन, डैश चार्ज यहाँ रखा हुआ है, कोई वॉल्यूम है, डी वी हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट माना, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने ये लिखा फोर्स, कूलम फोर्स लिखा, उसके बाद फिर से क्यू नोट बाहर लिया, और रो क्या था, डी क्यू अपॉन डी वी था, डी क्यू की हमने वैल्यू निकाल ली, कितना, रो इंटू डी वी, वैल्यू पुट करी ये, अब देखिए इतना हमारा हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कूलम फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज Q1 Q2 एंड उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद हमने देख लिया चार्ज डेंसिटी कैसे होती है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह से हो सकती है, लीनियर हो सकती है, सरफेस हो सकती है, एंड आपका वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। तीनों के लिए फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। देन आपका सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए, जो आप लेना चाहो, एंड वॉल्यूम के लिए रो इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल के लिए लेते हैं तो यहाँ स्मॉल डी क्यू डी वी, डी क्यू डी एस, डी क्यू